आ जाओ फटाफट। आज सेक्शन 40 से लेकर 44 तक करने वाले हैं हम। 40 क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउड। 41 क्या कहते हैं, रिकवरी द एक्सपेंडिचर्स अलाउड अर्लियर। पहले अलाउड कर दी थी एज एक्सपेंडिचर, अभी रिकवरी होगी, क्या ट्रीटमेंट होगा। 42 है नहीं। 43 क्या कहता है कि डिडक्शन में अलाउड करेंगे लेकिन पेड करती है पेमेंट, तब हम करेंगे कि अलाउड डिडक्शन। अगर पेमेंट करने वाले हैं पेबल बेसिस पर नहीं करेंगे कि हम करेंगे, ठीक है। ये होता है 43 में। और 44 है हमारा प्रेजेंटिव टैक्सेशन के बारे में, छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए, कि हम प्रज्यूम कर लेंगे कि ये तुम्हारी इनकम है, ठीक है। सरकार कहती है कुछ अमाउंट तक लिमिट है कि इतनी अगर आपका जीटीयू है तब हम ऐसा कर सकते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा, उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, हम देखेंगे, ठीक है। बेनिफिट वही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है वगैरह वगैरह। फटाफट आ जाओ सेक्शन 40 पर, एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउड। तो सबसे पहले सेक्शन 40A1 पर आ जाओ। 40A1 और 40A3 दोनों ही नॉन रेजिडेंट के लिए हैं। 1 और 3 नॉन रेजिडेंट के लिए हैं। नॉन रेजिडेंट को अदर देन सैलरी पेमेंट कर रहे हो, और 40A3 नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे कर रहे हो, तो ये केस है। तो अदर पेमेंट कर रहे हो अदर देन सैलरी, तो देखते क्या होगा। अगर टीडीएस नहीं काट के जमा नहीं करवाते तो कब तक, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, तो बेटा पूरा का पूरा डिसअलाउ कर देंगे। हम मानेंगे नहीं कि वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सरकार ये कहती है मानेंगे नहीं कि वो तुम्हारा एक्सपेंडिचर डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी साल या फिर अगले साल या फिर जिस साल तुम जमा करवा देते हो टीडीएस, तो बेटा वो अलाउड कर देंगे, ठीक है। और 40A3 यानी एनआर को सैलरी पे करते हैं, तो बड़ा भयानक केस है, बड़ा ध्यान से सुन लो। उस केस में अगर टीडीएस नहीं काटते, या काट के जमा नहीं करवाते, तो हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाएगा। ये नहीं कि अगले साल जमा करवा दी टीडीएस तो अलाउ करना ही, सैलरी वाले केस में हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाएगा एनआर को। 40A1A पर आ जाओ कि पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को सैलरी या फिर अदर देन सैलरी, दोनों केस एक जैसे ही इस केस में। तो सरकार लिबरल है इस केस में। सरकार कहती है रेजिडेंट को कर रहे हैं, भाग के नहीं जा रहा ना, तो टीडीएस नहीं भी काटा, ये जमा नहीं करवाया, तो बेटा देखो एक हमें 30% तक एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देंगे, 70% तक का अलाउड कर देंगे एज ए डिडक्शन। और जब बेटा उस केस में जब टीडीएस जमा करवा दोगे ना, जब मर्जी करवाओ अगले साल इस साल, तो जब भी तुम टीडीएस जमा करवाओगे तब हम अलाउड कर देंगे एज ए एक्सपेंडिचर। 40A5 पर आ जाओ। एक एम्प्लॉयर बेसिकली एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कहते हैं पर्क्स पे करता है ना, जो पर्क्स होते हैं ना वो एम्प्लॉई के हाथ में एग्जम्प्टेड होते हैं। इनकम टैक्स हमेशा उसको एग्जम्पशन देता है, लेकिन एम्प्लॉयर ने गलती से अगर कह दिया कि मैंने जो पर्क्स पे किए हैं उसका इनकम टैक्स उसने एक्सपेंडिचर की तरह शो कर दिया है, जो टैक्स पे किया है वो कहता है वो पर्क्स के ऊपर मैंने टैक्स पे किया, ऐसा कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, तो सरकार कहती है नहीं, उसको वापस से इनकम में डाल दो क्योंकि वो तो एग्जम्प्टेड होते हैं, ठीक है। उसको डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। 48(2) पर आ जाओ। अगर असेसिंग ऑफिसर पकड़ लेता है कि आपने रिलेटिव सब्सिडरी कंपनी या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले असेसी कौन होते हैं, जिसका 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होता है, अगर आप कंपनी तो 20% ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले असेसी हो यानी 20% ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो बेटा उस केस में, और उस कंपनी का जो भी आपके रिलेटिव कंपनी उसका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम है, और आप उसको पेमेंट कर रहे हो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा, एक्सेस में पेमेंट कर रहे हो, या उसको कहते हैं हम अनरीजनेबल पेमेंट कर रहे हो, तो असेसिंग ऑफिसर कहते हैं बेटा ऐसा नहीं चलेगा, उस एक्सेस अमाउंट को हम डिसअलाउ कर देंगे, फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा जो भी पेमेंट की उसको डिसअलाउ करेंगे हम एज ए एक्सपेंडिचर। करते क्यों कंपनी ऐसा, क्योंकि उसके भाई बहनों की कंपनी रिलेटिव कंपनी है, वो कहते तुम्हारा लॉस हो रहा है, ठीक है ये लो हमारा एक्सेस में तुम कुछ भी एक चीज़ सामान हमें दो, हम एक्सेस में पेमेंट कर देंगे, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, हमारा इनकम टैक्स कम आ जाएगा, और तुम्हारा तो वैसे ही लॉस में चल रहा है तो तुम्हारा कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। इस तरह से टैक्स बचाने की कोशिश की जाती है, तो सरकार कहती है हाँ ज़्यादा चालाक मत बनो, हम पूरा का पूरा एक्सेस अमाउंट को डिसअलाउ कर देंगे। 41(1) पर आ जाओ बेटा। अगर कोई खर्चा या लॉस पहले अलाउड हो चुका है, 40 के बाद 41 आ गया, अच्छा बीच में आ गया 40 के, अगर कोई खर्चा या लॉस पहले अलाउड हो चुका है एज ए डिडक्शन और बाद में रिकवरी हो जाती है, तो क्या होगा, तो वो तुम्हारी बेटा इनकम बन जाएगी। इवन बिजनेस इज़ क्लोज्ड, चाहे बिजनेस बंद ही क्यों ना हो गया, वो आपकी इनकम बन जाएगी, ठीक है। आपके हाथ में जिस भी टाइम पर ये बनेगी आप उसका टैक्स पे कर देना चुपचाप, क्योंकि पहले एज एक्सपेंडिचर हमने अलाउड कर दिए थे। और अगर बिजनेस सक्सेसर को वो रिकवरी आ रही है तो बेटा वो उसकी इनकम बन जाएगी, ठीक है, इनकम तो बनेगी। अब 40A3 पर आ जाओ। एक पेमेंट की, एक रेवेन्यू खर्चे की एक दिन में कैश से अगर पेमेंट करता है, एक पर्सन एक रेवेन्यू खर्चे की एक दिन में कैश से पेमेंट करता है तो 10,000 तक की लिमिट है, एक दिन में 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। और ट्रांसपोर्टर वाला कैसा था, 35,000 तक आप कैश में कर सकते हो, उतनी डिडक्शन अलाउड है। उससे ज़्यादा आप करते हो तो वो तो कितनी पूरी की पूरी डिसअलाउ हो जाएगी, ध्यान दो, पूरी की पूरी। 10,000 एक भी करते हो तो डिसअलाउ हो जाएगी, 35,000 एक भी करते हो कैश में डिसअलाउ हो जाएगी। अगर करनी है तो बेटा या तो अकाउंट पे चेक डीडी या ऑनलाइन कर दो, तब तो हम पूरी की पूरी अलाउड कर देंगे एज डिडक्शन, ठीक है।
तो साथ ही साथ कैपिटल खर्चे का भी ध्यान रख लो, कैपिटल खर्चे का भी लिमिट जो 10,000 की है एक दिन में कैश में पेमेंट करने के लिए। तो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो 10,000 की लिमिट है, ठीक है, एक पर्सन को एक दिन में कैश में पेमेंट करने की, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं भैया, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पर कैश में जितनी मर्जी पेमेंट कर दो अलाउड हो जाएगी। अरे ऐसे भी केस हैं यस, अगर आप पेमेंट कर रहे हो बैंक को, अरे बैंक को ही तो जा रही है, ऑनलाइन ही जा रही है, ठीक, सरकार ट्रैक कर सकती है। पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर लॉ के तहत पेमेंट जमा करवानी है तो बेटा सरकार के पास ही जा रही है ना, सरकार कहती कोई बात नहीं जितनी मर्जी कराओ। एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी देनी है तो 50,000 तक की लिमिट है, ठीक है, 10,000 की लिमिट नहीं है, वहाँ पर 50,000 की लिमिट है, कैश में जमा करवा सकते हो, उसके ऊपर ऑनलाइन कर देना भी है। विलेज, ऐसे विलेज में पेमेंट करो जहाँ पर बैंक ही ना हो तो ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो बेटा ठीक है वहाँ पर तुम कर दो, जितने मर्जी कर दो। अगर बुक एडजस्टमेंट कर रहे हो तो भी बेटा जितने मर्जी कैश में वहाँ पर दिखा दो, क्योंकि एडजस्टमेंट ही कर रहे हो ना। उसके बाद एग्रीकल्चरल, पोल्ट्री, डेयरी, कॉटेज जहाँ पर पावर नहीं है वहाँ पर भी आप जितने ये वाली इंडस्ट्रीज जहाँ जितनी मर्जी आप कैश में पेमेंट कर सकते, सरकार कहती है हम बढ़ाना चाहते हैं इसको, कर दो तुम। अब आ जाओ 43B पर बेटा। 43B क्या कहता है, ये भी बीच में आ गया, सारे 40 के बीच में घुस रहे हैं। 43B क्या कहते हैं, सारे खर्चे पेड बेसिस पर अलाउड होंगे फॉर डिडक्शन, यानी कि पेबल या फिर पेमेंट बेसिस पर हम करने हैं तभी अलाउड होंगे। नहीं, सारे खर्चे, कौन से खर्चे, गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, बोनस टू एम्प्लॉय है, LTC टू एम्प्लॉय है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने हैं, ये करेंगे, करना है तुमने ना, इंटरेस्ट पे करना है तुमने लोन पर, LTC टू एम्प्लॉय पे करना है, बोनस टू एम्प्लॉय पे करना है, गवर्नमेंट ड्यूज़ पे करने हैं, ये करने हैं ना, करने नहीं बेटा, हम अला से अलाउड नहीं करेंगे। जब तुम कर दोगे ना एक्चुअल में तब हमसे डिडक्शन ले लेना इस चीज़ की, हम मान लेंगे कि एक्सपेंडिचर है, जब आप एक्चुअल में उसको पे कर दोगे तब हम एज ए डिडक्शन, एज ए एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे। और कब तक कर देना, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेमेंट कर देना, ठीक है, उसके बाद तो फिर अगले साल की बातें हो जाएंगी, तब हम देखेंगे, ठीक है। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक कर देना इसको, अगर आप सचमुच में पे किए हैं तभी हम डिडक्शन अलाउड करेंगे। अब आ जाओ 40B पर। 40B क्या कहता है, ये पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर की बातें करता है। पार्टनरशिप फर्म एक्चुअली पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्किंग, एक होता है नॉन वर्किंग। तो वर्किंग और नॉन वर्किंग होता है, और वो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दो तरह की पेमेंट करती है, एक तो करती है इंटरेस्ट और एक करती है रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट होता है हमेशा कैपिटल के ऊपर, और रेम्यूनरेशन यानी सैलरी बोनस कमीशन को रेम्यूनरेशन कहते हैं, सैलरी बोनस कमीशन को रेम्यूनरेशन कहते हैं, और रेम्यूनरेशन पे करती है सिर्फ वर्किंग पार्टनर को, ठीक है, समझ गए। रेम्यूनरेशन होता है वर्किंग पार्टनर को, रेम्यूनरेशन में आता है सैलरी बोनस कमीशन, और इंटरेस्ट होता है जिसने भी कैपिटल लगाया है, वो स्लीपिंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है, उसको भी इंटरेस्ट होता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट पे करती है तो उसका एक्सपेंडिचर जो है उसको डिडक्शन केवल 12% इंटरेस्ट तक ही हम अलाउड करेंगे एज ए डिडक्शन सर, क्योंकि अगर जितना मर्जी पे कर दोगे तो सारा का सारे तुम दिखा दोगे कि हमने पार्टनर को पे कर दिया, तुम्हारे प्रॉफिट ही नहीं आएंगे, तुम्हें तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, तुम सारा का सारा लॉस में गए, टैक्स दोगे नहीं सरकार को। तो सरकार कहती है ऐसा नहीं चलेगा भैया, हम केवल 12% इंटरेस्ट ही अलाउड करेंगे, उससे ज़्यादा अगर आपने कर दिया, दिखा दिया अपने अकाउंट में, तो वापस से उसको इनकम बना दो उसकी, ठीक है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया है तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, और आप तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उससे ज़्यादा का जो भी % ज़्यादा एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो उसको इनकम में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट कहती है कि रेम्यूनरेशन जो भी तुम वर्किंग पार्टनर को पे कर रहे हो, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी बोनस कमीशन, तो उसकी भी डिडक्शन में अलाउड करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक करेंगे। और लिमिट कैसी है, बुक प्रॉफिट पर हम कैलकुलेट करेंगे उसको कि पहले 3 लाख का बुक प्रॉफिट का तो 90% ले लेना, ठीक है। 3 लाख का मैक्सिमम, अगर आपका प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा ही हो रहा है तो 9 यानी 2.57 लाख बन जाएगा, 2.7 लाख या फिर 1.5 लाख, इसमें से जो भी ज़्यादा हो तो 2.7 लाख तक का सरकार यहाँ पर, अगर 3 लाख से ज़्यादा की ऑब्वियसली 2.7 लाख यहाँ पर आ जाएगा इस फर्स्ट वाले बॉक्स में, तो जो भी हायर हो वो ले लो। और अगर प्रॉफिट आपका 3 लाख से कम है, मान लो 2 लाख का है, तो 9 दूनी 18, 1.8 लाख, तब भी 1.8 लाख आप ले लोगे। अगर आपका 1 लाख ही है तो 90,000 आएगा, तब आप 1.5 लाख ले लेना। और अगर लॉस में भी हो तब भी आप 1.5 लाख ले लेना, जो भी हायर हो वो ले लो। अगर लॉस में भी हो तब भी 1.5 लाख डिडक्शन सरकार कह रही है हम अलाउड कर देंगे, हम मान लेंगे कि तुमने सैलरी या रेम्यूनरेशन पे किया है, प्लस इसके साथ और रेम्यूनरेशन भी पे कर सकते हो, और रेम्यूनरेशन भी पे करोगे, मतलब अलाउड करेगी सरकार। वो कितना है, बचे हुए बुक प्रॉफिट का 60%, यानी अगर आपको बुक प्रॉफिट 12 लाख है तो 3 लाख का तो 2.7 लाख ये कर दिए, और बाकी अगर मान लो 12 लाख है, बाकी कितना बचा 9 लाख, तो 9 लाख का 60%, 9 × 54, 5.4 लाख और अलाउड कर देगी सरकार,
समझ गए। 5.4 लाख और अलाउड कर, 5.4 प्लस 2.7 हो गया ना, तो ये तो टोटल मिला के इतना अलाउड कर देगी सरकार एज ए डिडक्शन की तुमने रेम्यूनरेशन पे किए हैं। और इंटरेस्ट कितना अलाउड करेगी, 12% तक अलाउ करेगी। दोनों बातें मिला के तुम देख लेना पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कितना अलाउड है सरकार की तरफ से। अगर ये 15% कर दिया तो बुक प्रॉफिट कितना था हमारा, 12 लाख मान लेते हैं हम। 12 का 12% कितना होता है, 1.44 होता है। ठीक है, तो इतना ही अलाउड करेंगे। अगर वो कहता है कि मैंने 2 लाख कर दिए, तो बेटा बाकी जो 1.4 से ज़्यादा, जितना भी 1.44 से ज़्यादा जितना भी तुम कर रहे हो ना, वो वापस से इनकम बना दो उसको। ठीक है, समझ गए। आगे आ जाओ भैया, फटाफट आ जाओ। सेक्शन 44A पर आ जाओ। कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफाइड प्रोफेशन। प्रोफेशन होता क्या है, बिजनेस होता है कि जो अर्न प्रॉफिट बाय सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशन क्या होता है, इफ़ यू हैव स्पेसिफिक स्किल्स, जैसे डॉक्टर वगैरह हो गया, स्पेसिफिक स्किल्स हैं आपके, इंजीनियर हो गए, तो आप उसको यूज़ करते हो और प्रोवाइड सब सर्विसेज। डॉक्टर आता है ना, सर्विसेज देता है, लीगल एडवोकेट आता है, वो सर्विसेज देते हैं एंड अर्न प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दैट, तो वो प्रोफेशन कहलाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है और गुड्स की सप्लाई वगैरह नहीं होती है इसमें कुछ भी। ठीक है, तो ये तो बता कि बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। तो अगर ये कह रहा है कि कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, अकाउंटेंसी, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग एटसेट्रा, इस तरह के स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, और आपकी GTO ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट कह लो उसको, पिछले 3 सालों में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा है, पिछले 3 सालों में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो बेटा आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन से अकाउंट, स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक तो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश बुक, जर्नल, लेजर, ये होते हैं। कैश बुक, जर्नल, लेजर तो होती हैं। इसके अलावा कार्बन कॉपी ऑफ द बिल्स अगर 25 रुपये से ज़्यादा हैं, ओरिजिनल बिल्स अगर 50 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट की है तो। ठीक है, ये स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपका GTO 1.5 लाख से कम है तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, लेकिन नॉर्मल वाले स्पेसिफाइड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और बात हमने यहाँ पर देखो बादलों के अंदर लिखी है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इसका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। अगर 50 लाख से ज़्यादा आपका ये जो GTO है 50 लाख से ज़्यादा है इस केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में, तो आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा इसका। ठीक है, ये तो पिछले साल में 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, और 50 लाख से ज़्यादा हो गया तो ऑडिट भी करवाने। समझिए, आगे आ जाओ नीचे। अगर आपका नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया सरकार करना है, प्रोफेशन है, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, और पिछले 3 सालों में किसी भी साल, पिछले 3 सालों में बात सुनो, किसी भी साल की बात करें, यहाँ पर हर साल, यहाँ पर किसी भी साल, अगर आपका GTO 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ कितना था 1.5 लाख से ज़्यादा था, यहाँ पर अगर 10 लाख से ज़्यादा है, या फिर PGBP 1.2 लाख से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 1.2 लाख से ज़्यादा है। PGBP की बातें होगी यहाँ पर, वहाँ पर तो सिर्फ GTO की बात हो रही थी। अगर PGBP 1.2 लाख से ज़्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टी मिलेगी आपको 25,000 तक की। दूसरा केस है, अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन यानी इंडिविजुअली HUF नॉर्मल बिजनेसमैन हो, गुड्स की हमने बात की ना, बिजनेसमैन क्या होता है जो गुड्स की सप्लाई करते हैं, गुड्स सर्विसेज की, और आपका GTO, और पिछले 3 सालों में किसी भी साल, पिछले 3 सालों में किसी भी साल आपका GTO 25 लाख से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 25 लाख से ज़्यादा है। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में 10 लाख के लिमिट, 10 लाख से ज़्यादा हो तब, और बिजनेसमैन हो तो ज़्यादा काम करते हैं तो GTO 25 लाख से ज़्यादा है, या फिर PGBP 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, नहीं तो 25,000 की पेनल्टी है। ठीक है, और यहाँ देखो ऑडिट का केस कैसे चल रहा है। वहाँ पर था हमारा 50 लाख से ज़्यादा अगर आपका GTO हो जाता है तो आपको क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है। यहाँ पर अगर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में GTO 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और नॉर्मल बिजनेस के केस में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है अगर आपका GTO, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। 1 करोड़, यहाँ पर 1 करोड़ लिमिट है, और यहाँ पर ये 1 करोड़ का 5 करोड़ भी बन जाती है अगर आपने 95% ट्रांजेक्शन अगर आपने ऑनलाइन की हो, नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए। समझ गए, तो 3 बातें यहाँ पर आ गई हमारी। एक तो आ गया स्पेसिफाइड प्रोफेशन, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, नॉर्मल बिजनेसमैन, इंडिविजुअल HUF। उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा है तो, और ऑडिट करवाना 50 लाख से ज़्यादा है। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में 10 लाख या फिर PGBP 1.2 लाख, 10 लाख या फिर PGBP, GTO 10 लाख या फिर PGBP 1.2 लाख, तब भी आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। और नॉर्मल बिजनेसमैन के केस में GTO 25 लाख से ज़्यादा या फिर PGBP 2.5 लाख से ज़्यादा, तब भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का।
सॉरी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे और ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका जीटी हो जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेसमैन, और 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है इन केस ऑफ नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो ऑडिट के केस में तो 50 लाख ही है दोनों केसेस में, स्पेसिफाइड है नॉन स्पेसिफाइड है ऑडिट के केस में। लेकिन यहाँ पर जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं वो हर साल में 1.5 लाख, 3 सालों में हर साल अगर 1.5 लाख से ज़्यादा इनकम क्या हो रहा है, जीटी हो रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा जीटी हो। यहाँ पर जीटी कितना है, 10 लाख से ज़्यादा है, या फिर पीजीपीपी 1.2 लाख से ज़्यादा है नॉन स्पेसिफाइड, उसकी बातें करेंगे तो हम, ठीक है। जीटीओ की बातें हो रही हैं यहाँ पर 1.5 लाख, यहाँ पर जीटीओ 10 लाख है नॉन स्पेसिफाइड केस में 10 लाख, और यहाँ पर पीजीपीपी या फिर पीजीपीपी 1.2 लाख से ज़्यादा है। और नॉर्मल बिजनेसमैन के केस में तो 25 लाख सीधे सीधे जीटीओ बोल दिया, और या तो पीजीपीपी 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो ये इस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आपका ये जीटी हो जाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा का जीटी हो जाता है, तो आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेसमैन। या फिर 5 करोड़ की लिमिट है 1 करोड़ के बजाय, अगर आप 95% ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या करते हो, ऑनलाइन करते हो, ठीक है। नहीं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी देनी पड़ेगी कितनी, 25,000 तक। आगे आ जाओ भैया 44AB, हमने अभी बातें की हैं 44AA की बातें की हैं, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके साथ में 44AB है, हमने बातें कर ली हैं इसकी भी ऑडिट की, कंपल्सरी ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट हम बातें कर चुके हैं इसकी। स्पेसिफाइड अगर किसी भी प्रोफेशन में जीटीओ 50 लाख से ज़्यादा है, स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड, जीटीओ 50 लाख से ज़्यादा है, हमने बातें की ना 50 लाख से ज़्यादा अगर आपका जीटीओ हो गया है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हो, इंडिविजुअल एचयूएफ, तो आपको जीटीओ 1 करोड़ से ज़्यादा है, इन केस ऑफ 95% ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, तो जीटीओ अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझे मेरे भैया कि अगर कंपल्सरी ऑडिट कब होगा, सिर्फ जीटीओ की बातें होंगी। और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कब करनी है, तब यहाँ पर जीटीओ के साथ साथ क्या था, वहाँ पर जीटीओ के साथ साथ यहाँ पर हमने पीजीपीपी की बातें की थी, उनके साथ बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन ये ऑडिट कब करवाना है, जब बढ़िया प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, 50 लाख से ज़्यादा अगर आपका जीटीओ हो रहा है तो आपको कंपल्सरी क्या करवाना है, ऑडिट भी करवाना है। और यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा है, 95% ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किए, तो उस केस में आपको ऑडिट भी करवाना है बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए ये दोनों लिमिट है, ये दोनों हैं। 25 लिमिट देख लो, 1.5 लाख है 3 सालों में, हर साल 1.5 लाख, 10 लाख 1.2 लाख, 25 लाख 2.5 लाख, ठीक है। आई होप क्लियर है बातें। और एक और केस है यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की 44AB के अंदर, ये है अगर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन वाले केस में, जहाँ पर सरकार प्रज्यूम कर लेती है कि आपकी इतनी इनकम है, उस वाले केसेस में छोटे मोटे बिजनेसमैन के जितनी इनकम है, यानी डीम्ड इनकम मान लेते हैं, और गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए कहती है, और एसएससी कहता है कि भैया मेरी एक्चुअल इनकम जो है डीम्ड इनकम से कम है, तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाना पड़ेगा भैया तुमको। तुम कह रहे हो ना, तो हम मानेंगे नहीं ऐसे, पहले तुम ऑडिट करवाओ, अगर ऑडिट में हो जाता है तो तब हम मानेंगे कि तुम्हारा वो इतनी इनकम नहीं है, इससे ज़्यादा है, इसमें कम इनकम है और इसके ऊपर टैक्स पे करने के तभी बोलेंगे जब तुम इसका ऑडिट करवाओगे। अगर ऑडिट नहीं करवाया तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी इस केस में। अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हो, आपकी लिमिट इससे ज़्यादा जीटी से ज़्यादा हो गया और आप ऑडिट नहीं करवा रहे हो, अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया तो भैया आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी है, 0.5% ऑफ द जीटीओ या फिर 1.5 लाख, जो भी इसमें से कम होना वो पे कर देना। 0.5% ऑफ द जीटीओ मान 50 लाख का ही था आपका, तो 50 का 0.5 कितना हो गया, 25,000 हो गया। 25,000 1.5 लाख में क्या, 25,000 जमा करा दो, जो भी कम हो इसमें से वो जमा करा दो। 0.5% ऑफ द जीटीओ या तो 1.5 लाख, जो भी इसमें से लोअर हो, जो भी कम हो वो जमा करवा देना। पेनल्टी अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया और आपकी जो लिमिट है, मतलब आपका कंपल्सरी ऑडिट करवाना था क्योंकि आपका जीटीओ 50 लाख से ज़्यादा हो गया था, या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया था, या 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया था, और आपने नहीं करवाया तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी भैया, ठीक है।